Assalamualaikum dear students. We will start the chapter number 8 bioenergetics according to the new syllabus of biology class 9th. और इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस उसके मतलब डिटेल स्टडी करेंगे। बायोएनर्जेटिक्स क्या होते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो किस तरह जो है वो एनर्जी करेंसी के तौर पर सेल में इस्तेमाल होती है, फोटोसिंथेसिस का अमल, उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस में, उसके अलावा जो रेस्पिरेशन है उसकी टाइप्स, ये सारी जो हम डिटेल जो स्ट्रक्चर है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो बायोएनर्जेटिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो बायोएनर्जेटिक्स का मतलब है, बायो का मतलब लाइफ और एनर्जेटिक्स का मतलब है जो एनर्जी प्रोसेसेस हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी प्रोसेसेस हैं उनको हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब किस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो बायो एनर्जेटिक्स का जो है वो पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बायो एनर्जेटिक्स की, जिसमें लिखा है बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वायर, कन्वर्ट, स्टोर एंड यूटिलाइज एनर्जी टू फ्यूल देयर लाइफ प्रोसेसेस। बायोएनर्जेटिक्स जो है वो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसमें हम जो है वो देखते हैं कि एनर्जी को हासिल करने के ज़राए क्या हैं, उस एनर्जी को किस फॉर्म में तब्दील किया जाता है, तब्दील करने के बाद उसको बॉडी में स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद ज़रूरत पड़ने पर उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है, ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शंस हैं वो कैरी किए जा सकें। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनर्जी को अपनी सराउंडिंग से हासिल करते हैं। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के अमल में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जबकि एनिमल्स और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं, इसलिए क्योंकि वो फूड को तैयार नहीं कर सकते तो इसलिए वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो प्लांट्स खुराक तैयार करें और दूसरे ऑर्गेनिज्म उस खुराक को इस्तेमाल करें। Organisms have obtained energy primarily from their surroundings. Plants capture sunlight through photosynthesis, while animals and other organisms consume the food. This energy is then converted into the usable chemical energy stored in the molecules like the ATP, which is adenosine triphosphate. तो वो जो एनर्जी जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं उस एनर्जी को जो है वो यूजेबल फॉर्म में केमिकल एनर्जी को इनको तब्दील कर दिया जाता है और वो यूजेबल फॉर्म जो है वो एटीपी कहलाती है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो एनर्जी की फॉर्म है जो सेल के लिए काबिल इस्तेमाल है। एटीपी एक्ट एज अ रेडी सोर्स ऑफ द एनर्जी। अब एटीपी जो है वो एनर्जी के तौर पर फ़ौरन सेल में इस्तेमाल हो जाएगा। सेल्स कैन यूज़ द एटीपी व्हेन एवर दे नीड एनर्जी फॉर प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, मूवमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। तो एटीपी को जो सेल्स हैं वो तब इस्तेमाल करेंगे जब उन्हें अपनी ग्रो करने के लिए, अपनी मूवमेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए, कोई बॉडी पार्ट को रिपेयर करने के लिए या अपनी जनरेशंस को बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो वो एटीपी की सूरत में ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। तो इस चैप्टर में से हम जो है वो इसकी डेफिनेशन करेंगे और एक हम जो है यहाँ से इसकी एग्जांपल कर लेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो फूड है वो प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो उस फूड को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे और एक इसकी बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि जब एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन का होगा तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिनको हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं और द फंडामेंटल्स टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बुनियादी अनासर हैं, बुनियादी हिस्सा हैं उस प्रोसेस का, उस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस का जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। इन दिस रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब इन रिएक्शंस के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, उनकी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर हम जो है वो देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जो है वो रिमूवल हो जाना, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना। अब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होते हैं और जबकि रिडक्शन के अमल में वो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के अमल में लॉस हुए थे उनको जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल गेन कर लेता है। दिस इन ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड इन रिडक्शन इट गेन्स द
electron. This electron flow is essential for generating energy in the form of ATP. अब ये जो सारा अमल है ये क्यों ज़रूरी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है और उस ट्रांसफ़र के अमल में एटीपी जो है वो बनाई जाती है। एटीपी बनाई जाती है और उस एटीपी को जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। अब जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो ऐसा अमल है जिसमें जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में उसको तोड़ा जाता है और एटीपी की सूरत में एनर्जी रिलीज़ कराई जाती है। और दूसरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। आगे बायोएनर्जेटिक्स की जो है वो एक शॉर्ट डेफिनेशन दी गई है। बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोएनर्जेटिक्स जो है वो ओवरऑल ये ऐसा अमल है जिसमें एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म में जो है वो हासिल किया जाता है, लेकिन उसको बाद में बॉडी के अंदर एक डिफरेंट फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। और लेकिन जब उसको यूटिलाइज करना है तो फिर हमें अगेन से उसको एक अदर न्यू फॉर्म में जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। तो बायोएनर्जेटिक्स जो है वो एनर्जी की शक्ल की जो है वो तब्दीली का अमल है, जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। अब इसके बाद जो है वो दूसरा टॉपिक है एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। एटीपी जो है वो टाइप है एनर्जी की जो कि सेल के लिए काबिल इस्तेमाल है या काबिल कबूल है। जिस तरह किसी भी मुल्क के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ की जो करेंसी है उसको ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो इसी तरह जो सेल के अंदर जो एनर्जी की फॉर्म है वो सिर्फ एटीपी है, इसलिए इसको सेल्स एनर्जी करेंसी बोला जाता है। सेल्स यूज़ अ स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शंस। अब जो सेल्स हैं वो एनर्जी की खास किस्म की टाइप को अपने रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस करेंसी इज़ अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस करेंसी को हम जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब है कि एडेनिन के साथ जो है वो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होंगे और साथ में एक पेंटोस शुगर होगी। व्हेन सेल्स स्टोर द एनर्जी दे मे टेक द एटीपी। जब सेल जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं तो वो एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन सेल नीड द एनर्जी, जब सेल्स को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए, दे ब्रेक द एटीपी। तो वो एटीपी की जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और उस ब्रेक डाउन के रिजल्ट में जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। एटीपी मॉलिक्यूल हैज़ द 3 सब यूनिट्स। अब एटीपी के स्ट्रक्चर की ये इसका एटीपी का स्ट्रक्चर है और ये इसकी आप डेफिनेशन कर सकते हैं, यहीं से स्टार्ट से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो एटीपी मॉलिक्यूल के जो हैं वो 3 सब यूनिट्स हैं। सबसे पहला है एडिनिन। एडिनिन जो है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। उसके अलावा राइबोस है जिसको हम 5 कार्बन शुगर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो 5 कार्बन्स मौजूद हैं, जबकि 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो उस 5 कार्बन कंपाउंड राइबोस के साथ जो है वो अटैच हुए होते हैं। अब हम इस एटीपी के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो है वो एक राइबोस शुगर लगा हुआ है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि कार्बन नंबर जो 1 है उसके साथ एडिनिन ग्रुप लगा है। उसके अलावा जो कार्बन नंबर 5 है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं। 3 फॉस्फेट जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर लगे हुए, और 3 फॉस्फेट्स के दरमियान आपको जो है वो बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। अब ये बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा स्पाइरल है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है। जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे, फॉस्फेट टूटेगा एटीपी से, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और एक एक करके जो फॉस्फेट हैं वो टूटेंगे। तो सबसे पहले जो है वो फॉस्फेट आउटर मोस्ट, जिसको हम फॉस्फेट नंबर 1 कहते हैं, वो टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। उसके बाद फॉस्फेट नंबर 2 टूटेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। जिस तरह जो है वो हर फॉस्फेट के टूटने पर जो है वो एनर्जी का रिलीज़ होता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर हम देखें तो जो राइबोस और एडिनिन है तो उसको मिलाया जाए तो वो हमें कहलाता है एडिनोसिन। राइबोस प्लस एडिनिन कहलाता है एडिनोसिन। जिस उसके अलावा जब हम देखते हैं एक फास्फेट ग्रुप को हम राइबोस और एडिनिन से मिला रहे हैं तो वो कहलाता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट। उसके अलावा 2 फास्फेट्स अगर मिलेंगे राइबोस और एडिनिन से तो वो कहलाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जबकि अगर हम तीनों फास्फेट्स को राइबोस शुगर और एडिनिन ग्रुप से मिलाएंगे तो वो कहलाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक स्ट्रक्चर है एटीपी का जिसके अंदर जो है वो 3 कंपोनेंट्स हैं एटीपी के।
आगे हम देखते हैं, जो कहता है कि इन द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी द कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द टू फॉस्फेट्स आर द हाई एनर्जी बॉन्ड्स। अब जहाँ पर जो आपको ये बॉन्ड नजर आ रहे हैं फॉस्फेट्स के दरमियान, तो ये इन बॉन्ड्स को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। व्हेन वन ऑफ दिस बॉन्ड्स इज ब्रोकन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट्स एंड एनर्जी इज रिलीज। तो इससे जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो एक और वन बाय वन बॉन्ड टूटेगा। सबसे पहले जो फॉस्फेट नंबर 1 है उसका बॉन्ड टूटेगा, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो उसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएगा और जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को जो है वो सेल इस्तेमाल करेगा अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की बताई गई है कि जो एडीपी मॉलिक्यूल है उसके अंदर से जो है एक फॉस्फेट जो है वो रिमूव हुआ। एक फॉस्फेट जब रिमूव हुआ तो एटीपी से जो है वो एडीपी बन गया। एडीपी का मतलब है डाइफॉस्फेट की। अब जो इसके अंदर जो है वो दो फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं और साथ में जो है वो एनर्जी रिलीज होगी जो सेल इस्तेमाल करेगा। आप इस एनर्जी को अब इस एडीपी के साथ जब वो दोबारा से इस एडीपी के साथ ये फॉस्फेट लो एनर्जी कंपाउंड जो है वो दोबारा से मिलेगा तो एक नया अगेन मॉलिक्यूल जो है वो हाई एनर्जी कंपाउंड जिसको एडीपी कहते हैं वो डिवेलप कर जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब एक फास्फेट टूटेगा तो उस फास्फेट के टूटने के रिजल्ट में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। द ब्रेकिंग ऑफ वन फास्फेट बॉन्ड रिलीज अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज विच इज अबाउट 7300 कैलोरीज पर मोल ऑफ द एटीपी। तो जब वन फास्फेट टूटेगा तो उसके रिजल्ट में 7.3 किलो कैलोरीज जो है 7300 कैलोरीज जो है वो पर मोल ऑफ द एटीपी रिलीज हो रही होंगी। अब इसको केमिकल रिएक्शन इसका देखते हैं कि अब ये जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ये वाटर की मौजूदगी में होते हैं। अब एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में एडीपी रिलीज होगा, साथ में एक फास्फेट जो है वो बॉन्ड टूटेगा और फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो जाएगा और साथ में जो एनर्जी है वो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल के हिसाब से रिलीज होगी। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शंस ओनली द आउटर फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक्स। तो ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि जब भी फॉस्फेट टूटेंगे तो वो जब से जो सबसे आउटर मोस्ट फॉस्फेट होगा, जो सबसे पहला फॉस्फेट होगा वही टूटेगा। अब यहाँ पर जो है वो सबसे बाहर वाला ये फॉस्फेट ग्रुप है तो ये फॉस्फेट टूटेगा, उसके बाद सेकंड टूटेगा और फिर जो है वो एनर्जी स्टेप बाय स्टेप रिलीज होगी। अब यहाँ पर जो है वो एनर्जी सबसे बाहर वाला फॉस्फेट टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी। व्हेन दिस हैपेंस एटीपी बिकम्स एडीपी। अब जो फॉस्फेट टूटा है अलग हो गया है तो एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। इन सम केसेस एडीपी इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू द एएमपी। अब अगर एडीपी की मजीद ब्रेक डाउन की जाएगी तो उसमें जो एक फॉस्फेट जो है वो दो फॉस्फेट लगे हैं और दो में से एक मजीद टूट जाएगा तो उसके बाद फिर वो एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पे। मोनोफॉस्फेट का मतलब है कि सिर्फ एक फॉस्फेट रह जाएगा और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। अब अगेन इसके हम केमिकल रिएक्शन देखें तो एडीपी के साथ जो है वो वाटर रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ग्रुप जो रिलीज हुआ है और साथ में एनर्जी रिलीज होगी जो कि उसकी अमाउंट सेम है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। सेल्स गेट द एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब जो सेल्स हैं वो ऑक्सीडेशन के अमल को हम ब्रेक डाउन का अमल भी कहते हैं कि एनर्जी की ब्रेक डाउन का, फूड की ब्रेक डाउन का अमल। तो उसके जब ब्रेक डाउन होती है तो उसके रिजल्ट में सेल्स एनर्जी को हासिल करते हैं। दे स्टोर दिस एनर्जी बाय कंबाइनिंग एडीपी विद द फॉस्फेट टू फॉर्म द एटीपी। अब वो जो ब्रेक डाउन के रिजल्ट में जो एनर्जी वो उन्हें हासिल हुई है उस एनर्जी को वो एटीपी लो एनर्जी मॉलिक्यूल से कंबाइन करेंगे और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और वो फॉस्फेट जब एटीपी से मिलेगा तो अगेन हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी बन जाएगा। तो वी कैन समराइज दैट एटीपी इज मेड ड्यूरिंग द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। हम इस तरह इसकी हम जो समरी इसकी ये हो सकती है कि जो एटीपी है वो कब बनता है, जब एनर्जी की रिलीज होने का प्रोसेस होता है। मतलब जब फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में एटीपी बनता है एंड इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। और उस जो हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एटीपी है उसको तब तोड़ा जाएगा जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होगी। इन दिस वे एटीपी ट्रांसफर्स द एनर्जी बिटवीन द मेटाबॉलिक रिएक्शन। इस तरह जो है वो एटीपी जरिया है जिसके ज़रिए जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन इंडक्शन रिएक्शन, उनमें एनर्जी की जो ट्रांसफ़र है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स उसके लिए एटीपी रिस्पॉन्सिबल है। होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।